दीदी मेरा तलाक हो गया। नलिनी के कई शब्द बार बार मेरे कानों में जोर जोर से गूंजने लगे। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कोलकाता से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में बैठी थी। नागपुर आया तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नलिनी को खड़ा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन न मांग में सिंदूर न गले में मंगलसूत्र। उसका पहनावा देखकर मैं असमंजस में पड़ गई। मेरे मन के भावों को पढ़कर नलिनी ने खुद ही अपनी बात कह डाली। ये क्या कह रही हो नलिनी? इतना सब सहने के अंत इतना बुरा हुआ? क्या उस पत्थर दिल आदमी का दिल नहीं पसीजा तुम्हारी कठोर तपस्या से? शायद मेरी जिंदगी में यही लिखा पता था दीदी, जिसे मैं 8 साल से टालती आई। मैं हालात से लड़ने के बदले पहले ही हार मान लेती तो शायद मुझे उतनी मानसिक यातना नहीं झेलनी पड़ती। नलिनी भावुक होकर कह उठी। उसके साथ उसकी चचेरी बहन भी थी जो गौर से हमारी बातें सुन रही थी। नलिनी के साथ मेरा परिचय लगभग 10 साल पुराना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत मेरे पति आशुतोष का तबादला अचानक ही कोलकाता से अहमदाबाद हो गया था। अहमदाबाद से जब हम किराए के फ्लैट में रहने गए तो सामने के बंगले में रहने वाले कपड़े के व्यापारी दिनकर भाई ठक्कर की तीसरी बहू थी नलिनी। नई जगह, नया माहौल, किसी से जान पहचान न होने के कारण मैं अक्सर बोर होती रहती थी। इसलिए शाम होते ही बच्चों को लेकर घर के सामने बने एक छोटे से उद्यान में चली जाती। दिनकर भाई की पत्नी भानुमती बहन भी अपने पोते पोतियों को लेकर आती थी। पहले बच्चों की एक दूसरे से दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे मेरा परिचय उनके संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों से हो गया। भानुमती बहन, उनकी बड़ी बहू सरला, मंझली दिशा और छोटी नलिनी। भानुमती बहन की 2 बेटियां भी थी। छोटी सेजन 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। गुजरात में लोगों का स्वभाव इतना खुले दिल का और मिलनसार होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति अपने को वहाँ के लोगों में अकेला नहीं महसूस करता। ठक्कर परिवार इस बात का अपवाद न था। मेरी भाषा बंगाली होने के कारण मुझे गुजराती तो दूर हिंदी भी टूटी फूटी ही आती थी। भानुमती बहन को गुजराती छोड़कर कोई और भाषा नहीं आती। वह भी मुझसे टूटी फूटी हिंदी में बात किया करती थी। धीरे धीरे हमारे एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। घर में जब भी रसगुल्ले बनते तो सबसे पहले ठक्कर परिवार में भेजे जाते, और उनकी तो बात ही क्या थी। आए दिन मेरे घर वे खमन ढोकला और मालपुए लेकर आ जाती। ठक्कर परिवार में सबसे ज्यादा नलिनी ही मिलनसार और हंसमुख स्वभाव की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नैन नक्श, छरारा बदन और कमर तक लटकनी चोटी। कुल मिलाकर नलिनी सुंदरता की परिभाषा थी। तभी तो उसका पति सुशांत उसका इतना दीवाना था। नलिनी घरेलू कामों में अपनी दोनों जेठानियों से ज्यादा दक्ष थी। सास ससुर की चहेती बहू और दोनों नंदों की चहेती भाभी। किसी को भी पल भर में अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता थी उसमें। 20 जनवरी 2001 को मैं सपरिवार अपनी छोटी बहन के विवाह में शामिल होने कोलकाता चली गई। 26 जनवरी को मेरी छोटी बहन की अभी डोली भी नहीं उठी थी कि किसी ने आकर बताया कि अहमदाबाद में भयंकर भूकंप आया है। सुनकर दिल दहल गया। मेरे परिवार के चारों सदस्य तो विवाह में कोलकाता आकर सुरक्षित थे, पर टेलीविजन पर देखा कि प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाकर कहर बरसा दिया और भीषण भूकंप के कारण पूरे गुजरात में त्राही त्राही मची हुई थी। अहमदाबाद में भूकंप आने के 10 दिन बाद हम वापस आ गए तो देखा हमारे अपार्टमेंट का एक छोटा हिस्सा ढह गया था, पर ज़्यादातर फ्लैट थोड़ी बहुत मरम्मत से ठीक हो सकते थे। अपने अपार्टमेंट का जायजा लेने के बाद ठक्कर निवास के सामने पहुंचते ही बंगले की दशा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुराने समय में बना विशालकाय बंगला भूकंप के झटकों से धराशायी हो चुका था। ठक्कर परिवार ने मोहल्ले के दूसरे घरों में शरण ली थी। मुझे देखते ही भानुमती बहन मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। घर के मुखिया दिनकर भाई का शव बंगले के एक भारी मलबे के नीचे से मिला था। बड़ा बेटा कारोबार के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। भूकंप का समाचार पाकर वह भी भागा भागा आ गया। नलिनी का पति सुशांत गंभीर रूप से घायल होकर सरकारी अस्पताल में भर्ती था। घर के बाकी सदस्य भी ठीक ठाक थे। सुशांत को देखने जब हम सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां गंभीर रूप से घायल लोगों को देखकर कलेजा मुंह को आ गया। सुशांत आईसीयू में भर्ती था। बाहर बेंच पर संज्ञा शून्य नलिनी अपनी छोटी ननद के साथ बैठी हुई थी। नलिनी मुझे देखते ही आपक होकर रोने लगी। दीदी, क्या मेरी मांग का सिंदूर सलामत रहेगा? सुशांत को बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती। काश जो कुछ इनके साथ घटा है वह मेरे साथ घटा होता, कहते हुए नलिनी सुबह को उठी। नलिनी के माता पिता और उसका भाई मायके से आए थे। दिमाग पर गहरी चोट लगने के कारण सुशांत कोमा में चला गया। उसके दोनों हाथ पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए, पर सुशांत की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। अलबत्ता नलिनी की काया दिन पर दिन चिंता के मारे जरूर कमजोर होती जा रही थी। उसके माँ बाप और भाई भी उसे दिलासा देकर चले गए।
भानुमति बहन ने अपने वैधव्य को स्वीकार करके हालात से समझौता कर लिया था। उनकी पुरानी बड़ी हवेली की जगह अब एक साधारण सा मकान बनवाया जाने लगा। नलिनी की दोनों जेठानियां अपनी अपनी गृहस्थी में मगन हो गई। एक दिन खबर मिली कि सुशांत का एक पैर घुटने से नीचे का काट दिया गया है, क्योंकि जख्मों का जहर पूरे शरीर में फैलने का खतरा था। मैं दौड़ी दौड़ी अस्पताल गई। आशा के विपरीत नलिनी का चेहरा शांत था। मुझे देखते ही वह बोली, दीदी पैर कट गया तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी तो बच गई ना। अगर जहर पूरे शरीर में फैल जाता तो मैं जीवन भर के लिए उनकी बैसाखी बन जाऊंगी। मैंने हामी भरते हुए उसके धैर्य की प्रशंसा की, पर उसके ससुराल वालों को उसका धैर्य नागवार गुजरा। उसकी दोनों जेठानियां और नंदे आपस में एक दूसरे से बोल रही थी, देखो पति का पैर कट गया तो भी कितनी सामान्य है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। कितनी बेदर्द औरत है ये। जेठानियां तो पहले से ही नलिनी से मन ही मन जलती थी, पर भानुमति बहन को भी जेठानियों के सुर में बोलते हुए देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। वह बोली, सुशांत नलिनी को अपनी पसंद से ब्याह कर लाया था। शादी से पहले दोनों की कुंडलियां मिलाई गई तो पाया गया कि नलिनी मांगलिक है। हमने सुशांत को बहुत समझाया कि नलिनी से विवाह करके उसका कोई हित नहीं होगा, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि अगर विवाह करेगा तो केवल नलिनी से, वरना किसी से नहीं। अंत में हमने बेटे की जिद के आगे हार मान ली। 2 साल तक नलिनी की गोद नहीं भरी, पर बाकी सब ठीक था। अब तो सुशांत शारीरिक रूप से भी अपंग हो गया था। वह कोमा से बाहर आएगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। यह तो पति के लिए अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आई है। जोशी बाबा भी यही कह गए थे। भानुमति बहन के घर में एक जोशी बाबा हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाते थे। उनके आते ही सारा घर उनके चारों ओर घूमने लगता। वह किसी की कुंडली देखते तो किसी का हाथ। जोशी बाबा का कई परिवारों से संबंध था, इसलिए उसके माध्यम से बहुत से सौदे हो जाते, जिसे जोशी बाबा ऊपर वाले की कृपा कहने पर अपनी दक्षिणा जरूर वसूलते। नलिनी उनसे सदा कतराती थी, क्योंकि वे उसे सदा तीखी निगाहों से घूरते थे। दोनों जेठानियों को आशीर्वाद देते समय उनका हाथ कहीं भी फिसल जाए वे उसे धन्यभाग समझती थी, पर नलिनी ने पहली ही बार में उनकी नीयत भांप ली। वह हमेशा कटी कटी रहती थी। अब जोशी बाबा हर सुबह पंचामृत लेकर आते थे और डॉक्टरों के विरोध के बावजूद एक बूंद सुशांत के मुंह में डाल ली जाते। पर आंटी जी, भूकंप में तो जितने आदमियों की जाने गई, क्या उन सबकी बीवियां मांगलिक थी? फिर अंकल भी तो नहीं रहे, क्या आपकी कुंडली में भी कुछ दोष था? सुशांत फिर से पूर्ववत हो जाएगा, कम से कम मेरा दिल तो यही कहता है। मैंने कहा, बेटी अंकल के साथ मेरे विवाह को 40 वर्ष से ऊपर हो चुके थे। मेरा और तुम्हारे अंकल का इतना लंबा साथ भी तो रहा है। औरों के घरों का तो मैं नहीं जानती, पर नलिनी के ग्रह सुशांत पर जरूर भारी पड़े हैं। भानुमति बहन को अपनी बातों पर अड़ा जानकर मैं चुप हो गई। भूकंप की तबाही को 8 महीने बीत चुके थे। एक दिन मेरा बेटा रिंकू बाहर से दौड़ते हुए घर में आया और कहने लगा, मम्मी सुशांत अंकल को होश आया है, उनके घर के सभी लोग अस्पताल गए हैं। रिंकू की बातें सुनकर मैं भी जाने के लिए निकली थी कि आशुतोष ने मुझे रोका। पहले उसके घर वालों को तो मिल लेने दो। कितने अरसे से तरस रहे थे कि सुशांत को होश आ जाए। जब सभी मिल ले फिर कल परसों जाना। मुझे आशुतोष की बात ठीक लगी। 2 दिन बाद जब मैं अस्पताल पहुंची तो माहौल खुशी का नए था। बाकी सब पहले से ज़्यादा गमगीन हो चुका था। सुशांत होश में तो आया था और घर के सभी लोगों को पहचान भी रहा था, पर वह सामान्य रूप से बात करने में और हाथ पैर हिलाने में असमर्थ था। उसकी देखरेख गुजरात के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन देसाई कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण सुशांत धीरे धीरे सामान्य हो पाएगा। नलिनी मुझे देखते ही मेरी ओर लपकी और बोली, दीदी आपने जो कहा था अब सच हो गया है, सुशांत ठीक हो रहे हैं। देखना सुशांत धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मैंने उत्तर दिया। सुशांत के होश में आने से नलिनी का हौसला बुलंद हो गया। अस्पताल में नर्सों के होते हुए भी उसने अपनी खुशी से पति की देखरेख का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। वह हर रोज उसकी दाढ़ी बनाती, कपड़े बदलती। घर के बाकी सदस्य हर दूसरे तीसरे दिन अस्पताल आते और 5-10 मिनट सुशांत का हालचाल पूछने की खाना पूर्ति करके चले जाते। करीब 2 महीने बाद सुशांत स्पष्ट रूप से बात करने लगा। हिलने डुलने की आत्मनिर्भरता अब तक उसमें नहीं आई थी, लेकिन उसे कुदरती तौर पर ही पता चल गया था कि उसकी दाई टांग घुटने तक आधी काट दी गई है। हुआ यूं कि एक दिन वह कहने लगा, नलिनी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दाएं पैर की उंगलियों को हिला नहीं पा रहा हूँ। जरा चादर तो उठाओ, मैं अपना पैर देखना चाहता हूँ। बेचारी नलिनी क्या जवाब देती। वह सुशांत के आग्रह को टाल गई तो सुशांत ने पास से गुजरती एक नर्स से अनुरोध करके चादर हटाई तो अपने कटे हुए पैर को देखकर हतप्रभ रह गया।
उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर नलिनी ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। डॉक्टर देसाई ने सुशांत को समझाया कि किन हालात में उन्हें उसका पैर काटने का निर्णय लेना पड़ा। सुशांत ने ऐसी चुप्पी साध ली, किसी से बात नहीं करता। मैंने नलिनी को समझाया, तुम्ही को धैर्य से काम लेना होगा। वह बच गया। 8 महीने कोमा में रहने के बाद होश में आया है। क्या इतना कम है? अभी तो उसे अपने पिता की मौत का सदमा भी बर्दाश्त करना है। तुम्हें हर हाल में उसका साथ निभाना होगा। अब सुशांत बार बार घर जाने की जिद करने लगा। हालांकि उस जैसे मरीज के अस्पताल में ही अच्छी देखभाल हो सकती थी, पर पति की इच्छा को देखते हुए नलिनी ने सबको आश्वासन दिया कि वह घर में सुशांत की देखभाल में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, बल्कि घर के माहौल में सुशांत जल्दी ठीक हो जाएगा। अंत में डॉक्टर ने उसे घर ले जाने की इजाज़त दे दी। घर पर सुशांत की देखरेख का सारा जिम्मा नलिनी के सिर पर डालकर भानुमति बहन तो मुक्त हो गई। घर पर ही फिजियोथेरेपी चिकित्सा देने के लिए एक डॉक्टर भी आते थे। सुशांत की नौकरी तो छूट गई। दोनों भाइयों का कारोबार अच्छा चल रहा था। सुशांत और नलिनी का खर्च भी उन्हें ही वहन करना पड़ रहा। प्रत्यक्षतः तो कोई कुछ न कहता, पर घर के ऊपरी काम करने के लिए जो मैरी आती थी उसे निकाल दिया गया। सुशांत को नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने के बाद जो वक्त बचता था वह नलिनी कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, झाड़ू पोछा करने और रसोई का काम कराने में बिता देती। वह बेचारी दिन भर घर के कामों में लगी रहती। मैं कभी उनके घर बैठने जाती तो मुझे नलिनी को देखकर तरस आता कि किस तरह यह समय की मार झेल रही है। दिन भर घर के कामों के साथ अपाहिज पति की देखभाल करती है, पर चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आती। मैं कभी आंटी जी से कहती तो वह खींच उठती। इसके कर्मों का फल तो सुशांत भुगत रहा है। उसकी सेवा करके यह अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित भी कर रही है। मुझे उनकी बातों का बुरा जरूर लगता, पर मैं सोचती कि सुशांत वक्त के साथ ठीक हो जाएगा तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट और नलिनी की अथक मेहनत से सुशांत अब उठता बैठता बैसाखी की मदद से चलता था। अपने तमाम छोटे मोटे काम वह खुद ही करता था। अब नलिनी उसे जयपुर फूट लगवाने की सलाह देने लगी। जब जयपुर फूट की मदद से सुशांत चलने का प्रयास करने लगा तो नलिनी को तो मानो सारे जहान की खुशियां मिल गई। एक दिन मैं दोपहर के खाली समय में बैठी कोई पत्रिका पढ़ रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर सामने नलिनी को देखकर मैं खुश हो गई और बोली, आओ नलिनी, कितने दिनों बाद तुम घर से बाहर निकली हो। मैं कल आशुतोष से तुम्हारी ही बात कर रही थी। किस तरह तुमने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी, मौत के मुंह से अपने पति को बाहर ले आई। सच, सारे विश्व में एक हिंदुस्तानी नारी इसलिए ही पतिव्रता मानी जाती होगी। बस दीदी, अब मेरी तारीफ करना छोड़िए। मैं आपको यह बताने आई थी कि सुशांत ने फिर से नौकरी कर ली है। भूकंप में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले सुशांत ने जिस प्रेस में काम करते थे उसके मालिक ने उनको फिर से काम पर बुलाया है। सुशांत को पहले भी घर के व्यापारी में दिलचस्पी नहीं थी। प्रेस का प्रिय काम पाकर वह खुश हो गया। यह तो बहुत अच्छी बात है नलिनी, 2-3 साल बहुत कष्ट सह लिए तुमने। अब जल्दी से सुशांत को वह प्यारा तोहफा देने की तैयारी करो जिसके आने से जीवन में बाहर आ जाती है। वैसे भी सुशांत को बच्चे बहुत पसंद है। मेरे ये कहते ही नलिनी की आंखों में आंसू भरा है। दीदी, पति के जिस प्यार को पाने के लिए मैंने इतने कष्ट सहे वह तो आज तक मेरे हिस्से में नहीं आया। सुशांत काफी समय से मुझसे कटे कटे रहते थे। पहले तो मैं समझती थी कि दुर्घटना के कारण उनमें बदलाव आया होगा, पर आजकल मुझसे बात करना तो दूर, वह मेरी तरफ देखते तक नहीं। कल रात को मैंने जब उनसे इस बेरुखी की वजह पूछी तब वह मुझ पर बिफर उठे कि क्या बात करूं मैं तुमसे। अरे तुमसे शादी करके तो अब मैं पछता रहा हूँ। कैसी मनहूस पत्नी हो तुम। तुम्हारे मांगलिक होने के कारण मेरी तो जान ही जाने वाली थी। वह तो जोशी बाबा की पूजा, अम्मा की मन्नत थे, घर वालों का प्यार ही था जो मैं बच गया। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पहली बार पता चला कि सुशांत के दिल में मेरे लिए इतना जहर भरा है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने यह भी कहा कि आप तो जन्म कुंडली मांगलिक अमांगलिक यह सब नहीं मानते थे ना। मेरी बातें सुनते ही सुशांत गुस्से में भड़क गए कि उसी का तो अंजाम भुगत रहा हूँ। अम्मा और पिताजी तो तुमसे शादी करने के पक्ष में ही नहीं थे। काश उस वक्त मैंने उनका और जोशी बाबा का कहा माना होता तो कम से कम मेरी जान पर तो नहीं बनाती। आप ये क्या कह रहे हैं? 2 साल मैंने कितने जी जान से आपकी सेवा की, इस उम्मीद में कि हम आपके ठीक होने के बाद अपने प्यार की दुनिया बसाएंगे। अब आप ठीक हो गए तो अंधविश्वास को आधार बनाकर मुझसे इतनी नफरत कर रहे हैं। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर आपकी नफरत नहीं सह सकती। वह बोले कि नहीं सह सकती तो चली जाओ अपने बाप के घर।
रोका किसने है तुम्हें? तुमसे जितनी जल्दी पीछा छूटे उसी में मेरी बेहतरी है। और ऐसी क्या सेवा की है तुमने जो तुमने किया है? वह तो चंद पैसों के बदले कोई नर्स भी तुमसे बेहतर कर सकती थी। यह कहकर सुशांत बिना कुछ खाए काम पर चले गए। इतना बताकर नलिनी फूट फूट कर रोने लगी। इसके आगे उसके पास कहने के लिए न तो शब्द थे और न सुनने की शक्ति। इतनी कड़ी तपस्या होने के बावजूद नलिनी को कोई भी फल नहीं मिला। आज मेरे पास नलिनी के आंसुओं को देखने के सिवा कोई भी समाधान नहीं था।